तेरे दर्द से दिल आबाद रहा, तेरे दर्द से दिल आबाद रहा। कुछ भूल गए कुछ याद रहा, कुछ याद रहा, कुछ याद रहा। जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स में, जो कि बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बेसिकली वीडियो बनाया जा रहा है। और ये जिस प्रश्न पर हम लोग बात करने वाले हैं, ये लगभग ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। और ये पिछले यानी जो 2025 अभी एग्ज़ाम बीता हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा हुआ है। और आपको मैं बता दूं, ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर में पूछा हुआ है, यानी 5 अंक में ये प्रश्न पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये यूपी बोर्ड में पूछा गया 2025 का प्रश्न है। और जो पेपर सेट है वो 346 JW का है, जो कि पेपर मेरे पास अभी प्रेजेंट टाइम में है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये पेपर है, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 346 JW, और ये 2000 ये आप देख पा रहे होंगे, अगर हो रहा होगा कैमरे में शो, तो 2025 का है। और ये प्रश्न यहाँ पे लास्ट में ये प्रश्न है, ये प्रश्न आप देख पा रहे होंगे इधर, ये देखिए ये प्रश्न दिया हुआ है। ये प्रश्न, इसका जो चित्र ये है, ये चित्र यहाँ पे मैंने बना रखा है, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ये है 5 नंबर में ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो ये जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लगभग हर साल जो बोर्ड एग्जाम में आता है, ये ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक तथा अर्धचालक का जो वर्गीकरण होता है, ये लगभग हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से इस चैप्टर से जैसे एन टाइप अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, शुद्ध अर्धचालक क्या है, अशुद्ध अर्धचालक क्या है, डोपिंग किसे कहते हैं, तो यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। बाकी डायोड से रिलेटेड भी एग्जाम में आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न पर। यहाँ पे देखिए हम बात करेंगे प्रश्न, अगर आप इसकी विजिबिलिटी अगर कम है, यानी आपको साफ कम दिख रहा होगा, तो आप इसकी क्वालिटी बढ़ा के देखें, आपको बढ़िया से दिखेगा। चलिए स्टार्ट करते प्रश्न में। प्रश्न में एक्चुअली बोला ये जा रहा है, ठोसों में ऊर्जा बैंड आरेख के आधार पर चालक, अर्धचालक तथा अचालक में अंतर की व्याख्या कीजिए। फिर इसमें बोला जा रहा है कि शुद्ध अर्धचालकों के डोपिंग की क्या आवश्यकता है, इसके बारे में बताना है। फिर कह रहा है दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 व D2 में धारा के मान की क्या करना है, गणना करनी है। तो बेसिकली इतनी बातों को करेंगे तब जाके हमको 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहला नंबर लोग बात करेंगे ठोसों में ऊर्जा बैंड के आरेख के आधार पर चालक तथा अर्धचालक का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चालक क्या होता है। देखिए, अगर मान लीजिए नॉर्मली हम चालक की परिभाषा की बात करें, तो चालक की परिभाषा में हम ये कह सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें क्या हो, विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। लेकिन हमको यहाँ पर जो परिभाषा देनी है वो ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर देनी है। तो ठोसों में ऊर्जा बैंड के आधार पर ये कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कोई भी पदार्थ होता है उसमें 2 बैंड होता है, एक होता है संयोजी बैंड, एक होता है चालन बैंड, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है, सपोज करो ये ऊपर जो होता है ये होता है चालन बैंड और नीचे होता है संयोजी बैंड। तो अगर मान लीजिए चालन बैंड और संयोजी बैंड आपस में क्या हो, सटे, मतलब इनके बीच कोई अंतराल ना हो, ठीक। जैसे ये जो नीचे वाला ये कौन सा बैंड है, ये संयोजी बैंड होता है, और ऊपर वाला जो होता है ये होता है चालन बैंड। देखिए, जो संयोजी बैंड होता है इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। संयोजी बैंड में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर मान लीजिए इस पदार्थ को, जैसे मान लीजिए सपोज करो कोई पदार्थ है जिसमें चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है वो क्या है, उनके बीच कोई अंतराल नहीं है, ठीक। और मान लीजिए अगर इसको हम बाहर से क्या करें, ऊर्जा दें, तो अगर संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन आसानी से अगर चालन बैंड में पहुंच जाते हैं, यानी कोई समस्याएं नहीं उत्पन्न होती है, तो ऐसे पदार्थ को बेसिकली हम लोग चालक बोलते हैं। तो अगर ऊर्जा बैंड के आधार पर अगर चालक की परिभाषा देनी है तो आप ऐसे बोलेंगे कि ऐसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग चालक नाम से जानते हैं। अगर इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आप जैसे एल्यूमिनियम दे सकते हैं, कॉपर दे सकते हैं, आयरन दे सकते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं जो कि चालक में आते हैं, यानी जिसमें कहने का अर्थ है कि जिसमें आसानी से धारा का प्रवाह हो जाता है। और आपको एक बात और ध्यान देने इसमें लिखना है कि जो चालक पदार्थ होता है इसमें ऊर्जा अंतराल जो होता है, यानी एनर्जी गैप, ऊर्जा अंतराल, इसको शॉर्टकट में ईजी यानी एनर्जी गैप बोलते हैं। और ध्यान देना कि इसमें जो ऊर्जा अंतराल होता है वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें एनर्जी ऊर्जा अंतराल क्या होता है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इस बात को ध्यान देना है। एग्जाम में पूछता भी है कि किस पदार्थ में ऊर्जा अंतराल 0 होता है, तो ध्यान देना वो पदार्थ कौन सा है, वो पदार्थ है चालक।
तो उम्मीद करूंगा मेरी बात यहाँ तक समझ में आए। अगर चालक में आया तो आप परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से चले जाते हैं उसे चालक कहते हैं। एग्जाम्पल में एल्यूमिनियम, कॉपर, लोहा वगैरह को आप दे सकते हैं, सोना चांदी भी दे सकते हैं। बाकी इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि ऊर्जा अंतराल, तो इसमें चालक पदार्थ में जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप जो होती है, वो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब हम बात करेंगे अचालक क्या होता है, ठीक ना। अचालक, देखिए अगर हम अचालक की बात करें तो इसको हम लोग कुचालक के नाम से भी जानते हैं। अगर इसे हम अचालक की परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कोई पदार्थ है, जैसे सपोज करो ये चालन बैंड है और यहाँ पे ये संयोजी बैंड है। तो देखिए जो अचालक पदार्थ होते हैं वो चालन बैंड, जैसे ये पहले लिख देता हूँ, ये चालन बैंड हुआ और ये कौन सा हुआ, ये संयोजी बैंड हुआ, ठीक। तो जो अचालक पदार्थ होता है उसमें चालन बैंड और संयोजी बैंड, इनके बीच का जो फासला होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी इनके बीच का जो फासला होता है, एनर्जी गैप जो होता है, वो क्या होता है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है। और एनर्जी गैप अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है तो उस जो संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालन बैंड में नहीं पहुँच पाते हैं। तो जिस कारण इसमें क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता है। तो इसलिए अचालक में परिभाषा ऐसे देना है कि ऐसे पदार्थ जिसमें संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं, ऐसे पदार्थ को बेसिकली हम लोग अचालक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में किसी को भी कुछ जो एग्जाम्पल बनता है, जैसे आप इसमें कागज़ दे सकते हैं, ठीक है, प्लास्टिक बोल सकते हैं, लकड़ी, सूखी लकड़ी बोल सकते हैं, प्लास्टिक, सूखी लकड़ी, ठीक ना, कागज़, रबर, इस तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये होता है अचालक। बाकी इसमें अगर जैसे आपसे पूछा जाए इसमें अचालक पदार्थ में ऊर्जा अंतराल, तो इसमें ऊर्जा अंतराल यानी जो एनर्जी गैप होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है। ऊर्जा अंतराल का मतलब सीधा सा ये है कि जो चालन बैंड और जो संयोजी बैंड है, इनके बीच का जो फासला होता है उसी को बेसिकली हम लोग ऊर्जा अंतराल कहते हैं, ठीक ना। चलिए इसमें एग्जाम्पल वगैरह आप दे सकते हैं। बाकी उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे अर्धचालक, ठीक ना। अर्धचालक, देखिए अर्धचालक क्या होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा चालक पदार्थ में क्या था कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में आसानी से पहुंच गए थे, तो वो चालक हुआ। और अचालक में क्या होता है कि संयोजी बैंड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं चालन बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं, जिस वजह से उसको हम लोग अचालक कहते हैं। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं, जैसे मान लीजिए इसमें जो ऊर्जा अंतराल होती है वो क्या होती है, थोड़ा कम होती है। मतलब जैसे इसमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है, लेकिन इसमें ऊर्जा अंतराल क्या होता है, कम, यानी लगभग में देखा जाए तो एनर्जी गैप जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए संयोजी बैंड है और ये ऊपर वाला क्या है, चालन बैंड है। तो संयोजी बैंड के क्या होते हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जैसे चालक में आपने देखा था कि उसमें सारे इलेक्ट्रॉन संयोजी से चालन में चले जाते थे। लेकिन अर्धचालक में क्या होता है कि इसमें संयोजी बैंड के कुछ ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चालन में पहुँच पाते हैं, जिस कारण इसमें विद्युत धारा का प्रवाह कुछ कंडीशनों में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अर्थात इसमें जो अर्धचालक, इसका नाम अर्धचालक इसलिए पड़ा क्योंकि ये क्या करता है, इसके अंदर ऐसा गुण होता है जो आधा क्या करता है, चालक का गुण रखता है और आधा ये अपने अंदर अचालक का गुण रखता है। तो इसीलिए इसका नाम है अर्धचालक। तो इसमें परिभाषा कैसे देंगे, तो आप बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जिसके संयोजी बैंड के कुछ ही इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुँच पाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल में आप इसमें सिलिकॉन, ठीक ना, सिलिकॉन SI, और इसमें आप जर्मेनियम भी दे सकते हैं, जर्मेनियम, ठीक। तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब आप अर्धचालक को किस श्रेणी में रख सकते हैं, ये आपके अर्धचालक होते हैं। बाकी इसमें पूछ सकता है कि ऊर्जा अंतराल होता है वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब होता है। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। चलिए ठीक है, एक बार पहले देख लेते हैं वीडियो चल रहा है कि नहीं। ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे अगला नंबर बोला जा रहा है कि जो शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग की क्या आवश्यकता है। देखिए एक बात आपको पहले बता दूं, डोपिंग माने क्या होता है। एक्चुअली आप लोग जैसे जो भी लोग ओलंपिक या फिर कोई भी इंटरनेशनल गेम खेलते हैं, नेशनल गेम खेलते हैं, चाहे वो कुश्ती हो, दौड़ हो,
कोई भी चीज़ का गेम हो तो उसमें एक टेस्ट होता है डोपिंग टेस्ट। एक्चुअली डोपिंग टेस्ट होता क्यों है, एक बार ऐसे शायद हुआ था, कोई एक रेसर था जो कि क्या किया था, लगातार वो 2 से 3 बार वो रेस जीत रहा था। तो उस पर डाउट हुआ कि ये बार बार रेस जीतने का इसका मतलब कुछ ना कुछ रीज़न हो सकता है, क्योंकि देखिए जैसे कोई रेसर होता है वो बार बार नहीं जीत सकता, ऐसा नहीं है कि हमेशा हर साल उसके अंदर वही एनर्जी रहेगी समय के साथ उसकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। लेकिन वो बार बार 2 से 3 साल 4 साल लगातार वो रेस जीत रहा था, तो उस पर डाउट हुआ कि ऐसा तो नहीं है कि हो सकता है कि ये कोई मतलब ऐसे पदार्थ का सेवन करके रेस करता है जिस कारण ये हर बार जीत जाता है। तो बाद में जब उसकी जांच हुई तो उसमें पता चला कि वाकई में उसने क्या किया था, कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन किया था जिसके अंदर जिसके कारण उसके अंदर क्या होता था कि बहुत सारी उसके अंदर एनर्जी आ जाती थी, जिस कारण वो रेस जीता था। तो ये फिर उसके बाद फिर ये सिस्टम लाया गया कि अब जो होगा, कोई भी अगर खिलाड़ी है, कोई भी प्लेयर है, अगर वो कोई भी गेम खेलेगा तो उसकी डोपिंग टेस्ट होगी। डोपिंग टेस्ट में ये देखा जाएगा कि जो वो खिलाड़ी खेलने जा रहा है वो कोई ऐसे पदार्थ का सेवन तो नहीं किया है जिसके कारण उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी आ चुकी हो, तो इसलिए डोपिंग टेस्ट होता है। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे समझना डोपिंग, अर्धचालकों में डोपिंग का क्या आवश्यकता होती है। देखिए हम लोग ये जो चैप्टर, एक्चुअली जो चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। इस चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। तो एक्चुअली बात ये होती है ना, जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हम लोग नॉर्मली हम देखते हैं कि कभी मार्केट वगैरह से गुजरते हैं तो आप देखते होंगे कि ऐसे बहुत सारी दुकान होती है जहाँ पे इलेक्ट्रिकल लिखा रहता है और जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा रहता है। तो इलेक्ट्रिकल एक अलग चीज़ होता है, इलेक्ट्रॉनिक एक अलग चीज़ है। इलेक्ट्रिकल का मतलब होता है कि ऐसे उपकरण जो क्या होते हैं, हाई पावर पे काम करते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का मतलब ऐसे उपकरण जो क्या हो, लो पावर पे काम करें, यानी कम बिजली, थोड़ा भी बिजली मिल जाए वो काम करते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ कहते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों के बारे में पढ़ते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ जो भी बनाई जाती हैं वो क्या होती हैं, अर्धचालकों से बनाई जाती हैं। वो क्या होती हैं, वो अर्धचालकों से बनाई जाती है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए, एक्चुअली जो अर्धचालक होता है, अभी मैंने जस्ट ही बताया कि अर्धचालक क्या होता है, उसके अंदर आधा चालक का गुण होता है और आधा चालक। तो मान लीजिए अगर हम कोई डिवाइस ऐसा बनाएं जो अर्धचालक से बना रहे हैं तो उसमें अगर करंट ही नहीं जाएगी तो फिर वो कोई मतलब का नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, जैसे जो अर्धचालक, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पदार्थ है जो प्योर उसमें अर्धचालक है, उसमें जैसे सिलिकॉन है तो प्योर उसमें सिलिकॉन ही है और कोई दूसरा नहीं है, तो वो क्या हुआ, शुद्ध अर्धचालक हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए उसी अर्धचालक में हम क्या करें, कुछ ऐसे पदार्थ को मिला दें जिसके कारण उसकी क्या हो, चालकता बढ़ जाए। चालकता बढ़ने का अर्थ है कि उसके अंदर जो करंट दौड़ने की जो कैपेबिलिटी है वो क्या हो जाए, बढ़ जाए, तो उसी को बेसिकली हम लोग चालकता कहते हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग की क्या आवश्यकता है। तो आपको इसमें ये लिखना है कि शुद्ध अर्धचालकों में डोपिंग करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अर्धचालक की क्या की जा सके, चालकता बढ़ाई जा सके। चालकता बढ़ाने का अर्थ है कि उसके अंदर जो करंट के चलने की जो क्षमता है वो उसको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जा सके, इसलिए डोपिंग की जाती है। तो उम्मीद करूँगा हमारी बात यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसमें एक्चुअली दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 और D2 में धारा का मान ज्ञात करना है। तो आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस सवाल पे बात करेंगे। एक्चुअली यहाँ पे जो ये दिया गया है इसमें कह रहा है कि दिए गए परिपथ में आदर्श डायोड D1 और D2 में धारा की गणना करनी है। अर्थात यहाँ पे जो डायोड D1 है और जो डायोड D2 है इसमें बेसिकली हम लोग क्या करना है, करंट को पता करना है कि यहाँ से कितनी करंट जाने वाली है। तो अगर आप लोगों ने पीएन संधि डायोड के बारे में अगर पढ़ा होगा तो देखिए एक्चुअली ये जो सिंबल होता है इस तरीके से, ये होता है पीएन संधि डायोड का सिंबल। ये होता है पीएन संधि डायोड का पी क्षेत्र और ये क्या होता है, ये एन क्षेत्र होता है। तो जैसे मान लीजिए आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा मतलब पीएन संधि डायोड का अग्रभिन्नत और पश्चाभिन्नत। अग्रभिन्नत का मतलब है जैसे डायोड के पी क्षेत्र को अगर सेल या बैटरी के धनात्मक से और एन क्षेत्र को बैटरी के सेल के ऋणात्मक से अगर जोड़ दें तो इस तरह का जो कनेक्शन होता है, इस तरह का कनेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, अग्रभिन्नत कहते हैं, ठीक ना। जैसे सपोज करो ये डायोड है, ठीक ना, ये डायोड का क्या है, पी है और ये एन है। तो मान लीजिए अगर डायोड के पी वाले को बैटरी या सेल के ऋणात्मक से और एन वाले को बैटरी के धनात्मक से जोड़ दें तो इस तरह का जो अभिन्नत यानी कनेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पश अभिन्नत बोलते हैं, ठीक ना। तो एक बात आपको एक ध्यान देना है, जैसे जो डायोड होता है, ध्यान से समझना, ये डायोड का क्या है, सिंबल है। तो अगर जैसे पी क्षेत्र हो या एन क्षेत्र है, तो जब डायोड के पी क्षेत्र से अगर करंट एंट्री करेगी तभी डायोड क्या होगा, अग्रभिन्नत में होगा। अग्रभिन्नत का मतलब डायोड काम करेगा, ठीक। और अगर मान लीजिए जैसे सपोज करो ये डायोड है
और अगर करंट इधर साइड से यानी N क्षेत्र से एंट्री करती है तो उसमें ध्यान देना कि डायोड उस टाइम क्या होता है, पश्च अभिनत में होता है और डायोड काम नहीं करता है। अर्थात डायोड जब काम नहीं करेगा तो अपने शो के करंट को आगे जाने नहीं देगा। जैसे सपोज करो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे चित्र देखिए, जैसे ये धनात्मक प्लेट है, ये ऋणात्मक प्लेट है, यहाँ से क्या होगी, करंट निकलेगी और ये करंट यहाँ आएगी, दो रास्ता मिलेगा इसको जाने को, एक इधर जाने को, एक इधर जाने को। तो जैसे मान लीजिए जो करंट इधर से गई, अब देखिए यहाँ पे जो करंट है वो पी क्षेत्र से एंट्री कर रही है, तो यानी ये जो डायोड D1 है वो काम करेगा। लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो ये डायोड क्या हो रही, N क्षेत्र से एंट्री कर रही है, जो कि इस टाइप इसमें क्या होगा कि डायोड काम नहीं करेगा। तो इसमें अगर हमको सवाल को हल करना है तो कैसे करेंगे, तो आइए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। देखिए पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे चूंकि जो डायोड जो D2 है, D2 डायोड क्या होगा, ये पश्च अभिनत में होगा यानी रिवर्स बायस में होगा, पश्च अभिनत में होगा, ठीक ना। अतः इसमें कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, ठीक। तो इसमें आप ये लिखेंगे, एक्चुअली जो डायोड D2 है इसमें क्या होगा, ये पश्च अभिनत में होगा, इसमें करंट उल्टी डायरेक्शन से जाएगी, तो जिस कारण इसके अंदर नहीं जा पाएगी तो ये पश्च अभिनत में होगा और इसमें धारा नहीं जाएगी। तो हम कह सकते हैं अर्थात जो डायोड, मान लीजिए इसमें जो करंट है, इसमें मैंने मान लिया I1 करंट जाएगी और इसमें I2, तो जो I2 की बात करेंगे, I2 जो होगा इसका मान क्या होगा, 0 एम्पियर होगा, ठीक ना। इसमें मतलब कोई करंट नहीं जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये क्या होगा, पश्च अभिनत में होगा। जब ये पश्च अभिनत में होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें जब कोई करंट ही नहीं जाएगा तो ये सर्किट यहाँ पे आपका जो ये शाखा बनी हुई है ये कोई काम की नहीं होगी, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। फिर आप लिखेंगे अतः डायोड अर्थात डायोड D2 की शाखा को क्या करना है, शाखा को परिपथ से हटाने पर, ठीक, परिपथ से हटाने पर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब इसके लिए जब हटाएंगे तो फिर हम लोग एक नया चित्र फिर से हम लोग बनाएं, हालांकि हम तो इसी में बना दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, इसका एक अलग सा चित्र बनाना है, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे देखिए, ये सी भी जो अब जो करंट है वो पूरा डायोड D1 पे जाएगी। तो अगर मान लीजिए हमको यहाँ से करंट निकालना है तो लिखेंगे अतः अब पूरी करंट जो होगी, यानी पूरी जो धारा होगी, पूरी धारा कहाँ से होकर गुजरेगी, पूरी धारा डायोड D1 से होकर गुजरेगी, ठीक ना। डायोड D1 से होकर क्या होगी, गुजरेगी, इधर से करंट होकर जाएगी। तो अगर इसमें हम करंट की बात करें, इसमें करंट क्या आएगा, तो इसमें जो अतः बार बार नहीं लिखना है। उसके बाद अब अगर हम बात करें धारा, तो जो I होगा, I बराबर आप लोग को मालूम होना चाहिए V बटे क्या होता है, R, ठीक। जैसे होता ना कि V बराबर IR होता है, तो अगर हम कहें I बराबर क्या होगा, तो V बटे R होगा। तो यहाँ पे देखिए वोल्टेज कितना है सवाल में, जो चित्र दिया इसमें 2 वोल्ट, और यहाँ पे देखिए प्रतिरोध डायोड ये जो D1 से जुड़ा है वो कितना, 10। तो इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, 2 का नाम 2 पंजे 10, यानी 1/5, और एक में हम 5 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 0.2 एम्पियर, ठीक, इतना ही आएगा ना। हाँ ठीक है, 0.2 एम्पियर। देख लेते दिख रहा है कि नहीं, ठीक दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 0.2 एम्पियर करंट इसमें आएगी, किस में आएगी, डायोड D1। तो लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अतः डायोड D1 में धारा का मान क्या हो जाएगा, 0.2 एम्पियर। तो हम लिख सकते हैं 0.2 मतलब ये जो मान आया किसका मान आया है, ये I1 बराबर कितना जाएगा, 0.2 एम्पियर। फिर लास्ट में एक बार आप लिख दीजिएगा कि अतः डायोड D2 में धारा का मान यानी I2 का मान क्या होगा, 0 होगा, और डायोड D1 में जो धारा का मान होगा I1 वो क्या होगा, 0.2 एम्पियर होगा। तो उम्मीद करूँगा मेरी बात ये समझ में आई होगी, पूरी तरीके से प्रश्न क्लियर हुआ होगा कि इस प्रश्न में क्या क्या पूछा गया। एक्चुअली इसका पूरा प्रोसेस आप करेंगे तो ये कम से कम आपका 3 से 3.5 पेज का होगा, और तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा।
तो बी अलर्ट, आप चीज़ों को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ें, नोटिस करें एक्चुअली इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्या नहीं पूछा जा रहा है, सारा कुछ इसमें डिटेल में अगर आप इसको करके आएंगे तो उम्मीद है कि आप 5 में 5 पूरा नंबर पाएंगे। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, जय हिंद।